वेलकम टू स्टडी टू लर्न। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस में। आज 25 जून है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ऊपा के बारे में है। UAPA फुल फॉर्म क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। तो इसके बारे में दो स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो करेक्ट वाली हमें बतानी है। फर्स्ट बोलती है टर्म जो डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म है वो ऊपा के अंडर एक्सप्लेन नहीं है। सेकंड बोलता है कि 2019 में जो अमेंडमेंट हुई थी ऊपा एक्ट के अंदर, उसमें होम मिनिस्टर को पावर दी जाती है कि वो किसी इंडिविजुअल को भी रेक्टिफाई कर सकता है एज ए टेररिस्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ऊपा के अंडर जो आपका टेररिज्म की डेफिनेशन है वो एक्सप्लेन्ड है। सेकंड जो 2019 अमेंडमेंट हुआ था उसमें होम मिनिस्टर को पावर दी गई थी कि वो किसी इंडिविजुअल को भी एज ए टेररिस्ट कैटेगरी में डाल सकता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो गलत है, ए और सी हमारे इलिमिनेट हो जाते हैं। आंसर विल बी बी। बी विल बी योर आंसर। अब जो ऊपा है इसकी जो डेफिनेशन है ये काफ़ी वाइड है और लगभग ऐसा माना जाता है कि काफ़ी वेग है, क्योंकि अब तो ऐसा है कि अब तो इंडिविजुअल्स को भी ऊपा के अंडर डाला जाता था। जब इनिशियल स्टेज पे जब ऊपा को इंट्रोड्यूस किया गया था तब उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशंस को ऊपा के अंडर डिक्लेयर किया जा सकता है एज ए टेररिस्ट। लेकिन अब जब अमेंडमेंट हो चुकी है 2019 की, और उसमें ऐसा है कि कोई भी इंडिविजुअल उसको भी ऊपा के अंडर एज ए क्या कह सकते हैं आप, टेररिस्ट कह सकते हैं। इसकी काफ़ी जो डेफिनेशन है काफ़ी वाइड है और काफ़ी वेग है। तो अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया गया है टेररिस्ट एक्ट के अंडर। इसको ऊपा के अंडर टेररिस्ट एक्ट क्या होते हैं, ठीक है ना। इसकी अब हल्की सी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये इन्फॉर्मेशन है नहीं, अगर आप चाहो तो एक बार पॉज करके ये पढ़ सकते हो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या रिमार्क दिया था। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट आई थिंक। जो ऊपा है ये 1967 में इनेक्ट किया गया था। इसके 15 सेक्शंस हैं। नो नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स। इतना याद रखना, पहले 2004 में अमेंड हुआ था, उसमें काफ़ी सारे इंक्लूड किए गए थे जैसे लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, इन सब को बैन कर दिया गया था। लेकिन 2019 जो अमेंडमेंट हुई थी उसने होम मिनिस्ट्री को एक और पावर दी गई कि भाई आप एज किसी एक पर्सन इंडिविजुअल को भी एज ए टेररिस्ट घोषित कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन जो है आपके लिए वो दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तीन स्टेटमेंट्स हैं कॉटन के रिलेटेड, कॉटन कल्टीवेशन या कॉटन क्रॉप्स के रिलेटेड। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, कि पूरी वर्ल्ड में इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है। सेकंड बोलता है कि कॉटन एक रबी क्रॉप है और ये ब्लैक सॉइल जो है, ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है उसमें ये ग्रो करती है। थर्ड बोलता है, इसको ठीक कर लीजिएगा, टेम्परेचर है जो आइडियल टेम्परेचर इसकी कल्टीवेशन के लिए चाहिए वो है 20 से 28%, 20 to 28 डिग्री सेल्सियस, सॉरी। तो इसको ठीक कर लीजिएगा, 20 से 28 डिग्री सेल्सियस जो है इसका आइडियल टेम्परेचर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लार्जेस्ट कंज्यूमर है इंडिया कॉटन का। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है कि आइडियल जो टेम्परेचर होना चाहिए 20 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 1 and 3 आर करेक्ट। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वाई? बिकॉज कॉटन इज नॉट अ रबी क्रॉप, इट्स अ खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट पोर्शन जो इस स्टेटमेंट का वो बिल्कुल सही है, दे ग्रो वेल इन ब्लैक कॉटन साइल, लेकिन ये एक खरीफ क्रॉप है। थर्ड स्टेटमेंट, अगर सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है, ए बी एंड डी आर एलिमिनेटेड, वी आर लेफ्ट ओनली विथ सी। सी विल बी आवर आंसर। अब देखो, एक स्टडी रिसेंटली हुई है क्लाइमेट 2040 इनिशिएटिव, उसमें ऐसा पाया गया है कि जो ग्लोबल कॉटन ग्रोथ है, रीजन्स हैं जो, वो वहाँ पे उसकी कॉटन की जो ग्रोथ है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, ये चीज़ें बताई है इंक्लूडिंग इंडिया भी। क्यों भाई? क्योंकि रिस्क जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। किस वजह से? क्लाइमेट हज़ार्ड्स की वजह से। ये कब तक? 2040 तक की जो रिपोर्ट है कॉटन 2040 इनिशिएटिव, इसमें ये कहा गया। अब क्लाइमेट जो हज़ार्ड्स क्या हो सकते हैं? क्लाइमेट हज़ार्ड हो सकते हैं आपका टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि हमारा 20 से 28 डिग्री सेल्सियस तक ही कॉटन ग्रो कर सकता है। अगर ये 28 प्लस चला जाए या 30-35 ऐसा रहने लगे तो कॉटन कल्टीवेशन जो होगी बहुत ही कम पॉसिबल होगी। और चेंज इन रेनफॉल पैटर्न अगर चेंज हो जाता है, या एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे हीट स्ट्रोक वगैरह, ये सब अगर हीट वेव होगी जैसे, तो ऐसे फिनोमिना अगर चलेंगे तो आपकी कॉटन कल्टीवेशन को बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा। अब जो ये कॉटन 2040 इनिशिएटिव है, ये एक फोरम है, फोरम फॉर द फ्यूचर, एक NGO है, फोरम फॉर द फ्यूचर, इसने इनिशिएट किया था। इसका एम क्या है? इसका एम है कि ऐसा रेजिलियंट कॉटन इंडस्ट्री को
इंक्रीज़ करना चाहिए, जो क्लाइमेट जो डिसरप्ट होता है वर्ल्ड में उसके अगेंस्ट वो रेजिलेंट रहे। अब थोड़ा सा कॉटन के बारे में जानते हैं। कॉटन 31% जो रॉ मटेरियल है ना, ये ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट लगभग $600 बिलियन है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा, सोचो कितना अच्छा यूटिलाइज होता है और कितनी बड़ी मार्केट बन चुकी है। इंडिया इसका हाईएस्ट प्रोड्यूसर भी है और प्रोड्यूसर के साथ साथ कंज्यूमर भी है। सो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। सो 40 to 50 मिलियन लोग जो हैं हमारे इंडिया में वो कॉटन के अराउंड ही हैं, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है 40 to 50 मिलियंस वो कॉटन के इर्द गिर्द ही है। और मेजॉरिटी ऑफ जो इंडियन कॉटन हैं वो स्मॉल फॉर्म, जो कि लेस देन 1 हेक्टेयर होता है, उसको स्मॉल फॉर्म बोलते हैं, उस पर उगाई जाती है। अब इंडिया में हमारे यहाँ पे 4 स्पीसीज़ कॉटन की कल्टीवेट की जाती हैं। नो नीड टू रिमेंबर, बस इतना पता होना चाहिए हमें कि कॉटन की स्पेसिफिक्स जो चीज़ें हैं वो क्या क्या होनी चाहिए। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्या है। कॉटन का जो टेम्परेचर है वो 20 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यहाँ पे देखो। और एक खरीफ क्रॉप है, रबी क्रॉप नहीं है। और ये ऐसे कौन सी सॉइल चाहिए इसको, ब्लैक कॉटन सॉइल, उसमें ये कर जाती है, क्योंकि वहाँ पे वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है, पानी को रोक के रखने की कैपेसिटी जो होती है ज़्यादा होती है। अब टेम्परेचर 20 से 28 डिग्री कितनी बार मैंने बताया, वो इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि यूजुअली स्पेसिफिक ऐसे टेम्परेचर्स, ऐसे रेनफॉल दिए जाते हैं और कई बार 4 स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और उनके बारे में हमें दिया जाता है। लास्ट ईयर यूपीएससी के क्वेश्चन 2020 में भी था कि स्पेसिफिकेशन दी हुई थी और नीचे बताना था कि किस क्रॉप के रिलेटेड है। तो आपको ऐसा बोला जाएगा कि ये कॉटन क्रॉप, ये क्रॉप है वो खरीफ क्रॉप है और ये ब्लैक कॉटन सॉइल में पाई जाती है और यहाँ पे टेम्परेचर 20 to 28 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी रेनफॉल 55 to 110 सेंटीमीटर होती है। तो बताना है कि कौन सी क्रॉप है। सो वो एक कॉटन क्रॉप है, इसलिए मैंने ये बार बार आपको इस चीज़ पर स्ट्रेस दिया है। रेनफॉल जो है 55 to 110 सेंटीमीटर जो है आइडियल होती है। और जो इसके लिए क्या, मिनिमम 180 फ्रॉस्ट फ्री डे चाहिए। फ्रॉस्ट फ्री मतलब बिल्कुल जमा हुआ होता है ना, जिसको फ्रॉस्ट बोलते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। लगभग 180 दिन पे भाई फ्रॉस्ट फ्री हमें डेज चाहिए ही कल्टीवेशन ऑफ कॉटन के लिए। अब टॉप 10 कॉटन की प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। डेटा जो है 2017 से 2018 का दिया हुआ है। इसमें गुजरात जो है वो टॉप करती है, देन महाराष्ट्र, देन तेलंगाना, देन राजस्थान, देन एमपी एंड सो ऑन। सो इम्पॉर्टेंट इज टू रिमेंबर टॉप 2 और 3, टॉप 2 to 3 स्टेट्स यू शुड रिमेंबर, दैट इज गुजरात, देन महाराष्ट्र, देन तेलंगाना एंड देन राजस्थान। सो मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, चंद्रयान 2 मिशन के बारे में हमें बताना है। 2 स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट बोलता है कि इंडिया की फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इंडिया का फर्स्ट लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है। सेकंड बोलता है जो प्रज्ञान है एज लैंडर और विक्रम एज रोवर, इसके 2 बेसिक कंपोनेंट हैं। देखो, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। इट इज़ नॉट अ फर्स्ट इंडियाज लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन, इट इज़ सेकंड। सो चंद्रयान सेकंड, 2 लिखा है तो 2 सेकंड जो है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? जो प्रज्ञान है ना और जो विक्रम है, प्रज्ञान क्या है, प्रज्ञान है आपका रोवर और विक्रम क्या है, लैंडर। सो यहाँ पे आंसर रहने वाला है डी, डी विल बी योर आंसर। ये इंडिया का सेकंड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है। इसके 2 हैं, एक ऑर्बिटर होता है, एक लैंडर और एक रोवर। देखो, लैंडर को क्या बोलते हैं, विक्रम, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लैंडर क्या है, रोवर है। मतलब कि दोनों की दोनों अपोजिट में बदल दिए हैं। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी सेकंड गलत थी। सो लैंडर हमारा है, उसका नाम क्या है, विक्रम, ठीक है, जो कोई सॉफ्ट लैंडिंग करेगा लूनर सरफेस पे। और रोवर क्या है, प्रज्ञान, जो कि क्या करेगा, मूव करेगा किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एक इनिशिएटिव है, बिल्ड बैक अ बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव। अब हमें इसके बारे में 2 स्टेटमेंट से हमें बताना है कि करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है कि इट वाज लॉन्च ड्यूरिंग G20, जो G20 समिट रिसेंटली हेल्ड हुई है उसमें क्या इसको लॉन्च किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट बोलती है इट्स एम इज़ टू प्रेजेंट अल्टरनेटिव्स टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको हम BRI भी बोलते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट बोलती है कि ये वाला जो इनिशिएटिव है ये इसके अगेंस्ट है, एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। तो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत है क्योंकि ये लॉन्च किया गया है G20 में नहीं, G7 की समिट में, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत। देन A and C इज एलिमिनेटेड, वी आर लेफ्ट विथ 2 and D।
बी और डी में से देखा जाए तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आपको याद रखना है। जो ये इनिशिएटिव है ये चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसी के ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किया गया है। सो आंसर विल बी बी, सो बी विल बी योर आंसर। देखो ये जो B3WB इसको बोला जाता है, डेवलप्ड प्रोजेक्ट है, क्यों? ट्रांसपेरेंसी के लिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली इकोसिस्टम को प्रोड्यूस करने के लिए। अब ये G7 की जो मीट रिसेंटली हुई थी उसमें इसको लॉन्च किया गया है। अब इसको लॉन्च क्यों किया गया है? क्योंकि एक अल्टरनेट प्रोवाइड करेगा चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेसिकली क्या है कि चाइना जो है एक इमर्जिंग पावर हो रही है और वो बहुत सारी कंट्रीज़ को काफ़ी सारा मतलब अच्छे उनकी प्रति बात नहीं करता, उनके अगेंस्ट काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। तो सारी की सारी कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रही हैं कि इसकी जो पावर जो है ऐसे जो ज़्यादा ये एक्सप्लॉइट करना चाहता है, तो उस सब को रोकने के लिए ये कंट्रीज़ कुछ ना कुछ मिल के कुछ ना कुछ इनिशिएटिव या कुछ ना कुछ समिट वगैरह में ये कुछ कर रहे हैं। सो इट विल बी अनदर पार्ट जो चाइना के अपोजिट है, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको अपोज करने के लिए ये इनिशिएटिव जो है दिया गया है। सो G7 में था, इतना आप याद रख लीजिए, इट इज़ मोर देन इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चंबल रिवर के बारे में, हमें 3 स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताना है कौन सी सही है। चंबल रिवर इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट पेरिनियल रिवर ऑफ इंडिया। अब ये बोलता है कि जो चंबल रिवर है इंडिया का पेरिनियल रिवर है और एक क्लीनेस्ट है। सेकंड बोलता है कि ये विंध्यन रेंज में अराइज होता है, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, और फ्लो करता है राजस्थान से होता हुआ यूपी। थर्ड स्टेटमेंट बोलती है कि ये एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? यमुना की। अब देखो तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, सो आंसर रहने वाला है डी। अब ये चीज़ देखो, पेरिनियल रिवर, नॉर्मल रिवर और पेरिनियल रिवर में क्या डिफरेंस होता है? देखो नॉर्मल रिवर जो होता है ना वो पेरिनियल भी हो सकता है, नॉन पेरिनियल भी हो सकता है। अब बात आ जाती है पेरिनियल रिवर कौन से हुए? पेरिनियल रिवर वो होते हैं जिसमें थ्रू आउट द ईयर वाटर चलता रहता है। मतलब कि कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में यह है कि ऐसा रिवर जहाँ पे पानी सूखता नहीं है, 24 महीने हर साल, मतलब पूरा का पूरा साल थ्रू आउट द ईयर आपको रिवर जो है फ्लो करता हुआ दिखेगा, वहाँ पे आपको पानी सूखता हुआ नहीं दिखेगा। और जो अब ये चंबल रिवर है ना, ये वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर है। अब ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी कोविड की वजह से काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हुई और उसकी वजह से लोगों ने ज़्यादा टूरिज़्म भी नहीं आया, और उसकी वजह से यहाँ पे जो फिशेज़ वगैरह हैं वो काफ़ी उनकी ग्रोथ अच्छे से हुई है। जैसे गंगेटिक डॉल्फिन जो है जिसको सूसू भी कहते हैं, तो उसकी प्रोडक्शन भी अच्छी हुई है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी चंबल की। ये लिखा है कोविड-19 पेंडेमिक इंट्रोड्यूस किया लॉकडाउन, जिसकी वजह से गंगेटिक डॉल्फिन और घड़ियाल की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होगी। कहाँ पे? चंबल रिवर में। तो जो घड़ियाल्स हैं ना वो सबसे ज़्यादा आपको चंबल रिवर में ही पाए जाते हैं। तो चंबल रिवर जो है वन ऑफ द क्लीनेस्ट पेरिनियल रिवर ऑफ इंडिया है। ये एक रेन फेड रिवर है। इसकी ये एक चीफ ट्रिब्यूटरी है किसकी? यमुना रिवर की। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? विंध्या से। विंध्या कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में से होते हुए कहाँ जाता है? राजस्थान, और उसके बाद यूपी एंटर कर जाता है। इसके ऊपर कुछ मेजर डैम्स हैं, जैसे गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैरेज। अब इसकी इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल रिवर की वो है बानस, सिंध, पार्वती, शिप्रा और मेज। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि 3-4 ट्रिब्यूटरीज दे देंगे और हमें बताना होगा कि कौन सी रिवर की ये ट्रिब्यूटरी हैं। सो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, ज़्यादा है नहीं है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बानस, देन काली, देन सिंध, देन पार्वती, देन शिप्रा और देन मेज। तो 6 ट्रिब्यूटरीज हैं, आपको रट लेनी है इनको। सो आज के करंट अफेयर में हम इतना ही रखते हैं। सो काफ़ी सारे अच्छे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, होपफुली आपको अच्छे से कवर किए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच।